आप मुझे नई शिक्षा नीति में कोई भी 3 चुनौतियां बताइए वर्तमान में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर, इसकी कमियां क्या थी? साइकिलिंग से होने वाले कोई 3 नुकसान बताइए मुझे। मे आई कम इन सर? आइए, नमस्कार सर। बैठिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर। थैंक यू। अपना नाम और पहचान ना बताते हुए अपने बारे में कुछ बताइए ताकि हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर सकें। सर, मैंने अपनी स्कूली शिक्षा के रूप में कक्षा 10 2004 में 87% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मैंने अपनी कक्षा 12 ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से 82.46% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। और मैंने मेरी स्कूली शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से मेरी संबद्ध रही है। कॉलेज शिक्षा के रूप में मैंने मेरी BA ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश से 70.33% से उत्तीर्ण की है। B.Ed मैंने 2010 के अंदर 75.7% से उत्तीर्ण की है। और मैंने नॉन कॉलेजिएट विद्यार्थी के रूप में मेरी MA इंग्लिश में 51.11% के साथ उत्तीर्ण की है। उससे पहले मैंने सर 2012 से 2015 तक सीनियर टीचर इंग्लिश के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं राजस्थान के शिक्षा विभाग में। 2015 से 2023 तक व्याख्याता के रूप में, और वर्तमान में 2023 से मैं वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ सर। आप अभी वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ सर। वेरी गुड। कौन से शहर में हैं आप? ब्यावर में। ब्यावर में। पास में एक गांव है सर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लगेत खेड़ा पोस्टेड हूँ सर। शायद एक बात बताइए कि शिक्षा व्यवस्था में हमारे इस साल का बजट क्या है? सर 5.37 लाख करोड़ के बजट में से 0.69 लाख करोड़ का सर चिकित्सा और शिक्षा दोनों के लिए दिया गया है सर। चिकित्सा और शिक्षा दोनों के लिए 0.69। आपको नहीं लगता कि ये अन्य खर्चों की तुलना में बहुत कम खर्च है? बिल्कुल कम है सर। हमारा जो हम शिक्षा NEP 2020 को जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, हमारे को हमारे GDP के 6% इस पे पहुंचाना है। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल वर्तमान में कितना है GDP का? सर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 6% नहीं है सर। ठीक है। क्या NEP के जो पाठ्यक्रम थे, क्या वो उनको अभी हम लोग स्कूली शिक्षा में लागू कर चुके हैं? हाँ बिल्कुल कर चुके हैं सर, और हम धीरे धीरे उसमें और भी प्रयासरत हैं। अभी CBSE ने जो है पेरेंटिंग कैलेंडर लागू किया है, और जो AI, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह के जो व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम हैं उनको कक्षा 10 के लिए लागू किया है। साल में 2 बार एग्ज़ाम हो सकें ऐसी व्यवस्थाएं की हैं। कक्षा 12 के लिए भी व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम लागू किए हैं सर। ठीक है। तो जो ये 8वीं तक फेल ना करने की व्यवस्था थी जी, क्या इसको लागू कर दिया गया है कि अब फेल किया जा सकता है छात्रों को? बिल्कुल सर। RT जो हमारा 2009 था, जिसको 1 अप्रैल 2010 से हमने जो लागू किया, उसमें पहले कक्षा 8 तक फेल नहीं करने की व्यवस्था थी। वर्तमान समय में इसकी स्थिति यह है कि कक्षा अगर 8 के अंदर E ग्रेड आता है तो उसको केवल 1 मौका और दिया जाएगा, और उस 1 मौके तक उसको ब्रिज कोर्स के माध्यम से उसके कक्षा के स्तर तक लाया जाएगा। लेकिन अगर विद्यार्थी फिर से E ग्रेड में आता है तो उसको उसी कक्षा के अंदर रख दिया जाएगा सर। आप मुझे नई शिक्षा नीति में कोई भी 3 चुनौतियां बताइए वर्तमान में। सर पहली चुनौती तो है हमारी, अगर हम लार्ज स्केल पे बात करें, देश के स्तर पे बात करें, तो हम जो है शिक्षा की जो त्रिभाषा फॉर्मूला है उसको हम साउथ में लागू नहीं कर पा रहे हैं, जो हम MK स्टॉलिन साहब के उससे देख पा रहे हैं। और हम जो है 1:30 का जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है उस तक भी हम नहीं पहुंचे हैं। क्या रीजन है उसका? और उसका रीज़न सर ये है कि समय पर भर्तियां नहीं होना जो है मुख्य रीज़न है। अगर समय पर भर्तियां ज़्यादा होती हैं, और राजस्थान के संदर्भ में मैं बात करूं तो हमने शिक्षा विभाग ने बहुत ज़्यादा स्कूल्स जो हैं ओपन कर दिए हैं कि हम उस भर्तियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं सर। ठीक है। और तीसरा? और तीसरी अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो हम व्यावसायिक शिक्षा में पीछे हैं सर। हम व्यावसायिक, अभी हाल ही का एक आंकड़ा है सर कि हम जो चीन के मुकाबले जो AI है उसमें हम हमारा बजट भी कम दे पा रहे हैं, टैक्सेस फ्री भी नहीं कर पा रहे हैं इस फील्ड को, इसलिए हम जो स्टार्टअप के फील्ड में भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेन जो व्यावसायिक शिक्षा को हम लागू नहीं कर पा रहे हैं उसका मेन कारण ये है कि हमारा प्रॉपर बजट नहीं है सर इसमें। ये आशा रिपोर्ट क्या है? सॉरी सर, मैं परिचित नहीं हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि सबसे बड़ी चुनौती मुझे ऐसा महसूस होती है कि कहीं ना कहीं टीचर्स ट्रेनिंग कैंप लगाना, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो राज्य स्तर पर है उसका अभाव देखने को मिलता है। आपको लगता है ऐसा ये सही है, ये गलत है? सर अगर राजस्थान के संदर्भ में देखें तो ऐसी मुझे कहीं नज़र नहीं आता है। RSCERT जो है उदयपुर उसको डील कर रहा है सर, और जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है वो RSCERT खुद भी करवाता है और डाइट के माध्यम से भी पूरी करवाता है। अगर कहीं भी हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसकी बात करते हैं, अगर हम कहीं पिछड़ रहे हैं तो उसमें सर वो जो दीक्षा और राइज ऐप है उसके माध्यम से भी पूरी हो सकती है। तो ऑनलाइन में जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पीछे है नहीं सर इस मुकाबले। ठीक है सर। प्रशांत जी,
आप एक अच्छी सर्विस कर रहे हैं, उस सर्विस से आप प्रशासन में आएंगे तो मूल रूप से आप प्रशासन को क्या ऐसा प्रदान करेंगे कि आपका चयन किया जाए और उस सेवा में आपको लिया जाए? सर, मैं वर्तमान समय में उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और आरएएस जो बनने का मूल कारण है वो ये कारण है कि सर किसी भी पद पर जाने की दो मूलभूत आकांक्षाएं होती हैं व्यक्ति की। एक तो होती है व्यक्तिगत सम्मान, जो इस फील्ड में मुझे पर्याप्त मिल रहा है, और दूसरी होती है सामाजिक प्रतिष्ठा। तो सामाजिक प्रतिष्ठा जो है कहीं ना कहीं आरएएस के मुकाबले उप प्रधानाचार्य के पद पर कम है। तो मैं अगर वहाँ पहुँचता हूँ और इसमें मुझे सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है तो मैं मेरी सामाजिक पहचान और सामाजिक विश्वसनीयता को अपने रोल मॉडल बनने के संदर्भ में उसका एक अच्छे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर पाऊंगा, और समाज के अंदर जो नैतिक दृष्टिकोण से अच्छी बातें, सकारात्मक बातें हैं, वो अपने रोल मॉडल तरीके से उस समाज के अंदर लागू कर पाऊंगा। अगर मैं शिक्षा के अंदर ही रह गया सर तो पूरा टाइम यही सोचता रहूँगा कि क्या है और कैसे है। अगर मैं आरएएस बन पाया तो क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इसका क्रियान्वयन भी कर पाऊंगा सर। अच्छा, आप भूगोल विषय से जुड़े हुए रहे हैं जी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, अल्फ्रेड वैगनर, इसकी कमियां क्या थी? सर, अल्फ्रेड वैगनर जो है उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अपने जिग्सा फिट से बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी विस्तार है वो जाकर के और अफ्रीका के अंदर मैच कर जाता है, लेकिन काफ़ी सारी कमियां भी देखने को मिलती हैं सर। उसके अंदर ये है कि हम पूरे अगर सारे महाद्वीप हैं उनको सही से जिग्सा फिट में नहीं जोड़ पाते हैं, और हम जो है मरुस्थल जो हैं पश्चिमी जो इलाके के अंदर है उसका अल्फ्रेड वैगनर जो है उसका सही स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं। जियोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो दोनों किनारों के ऊपर जो जिस शैल विन्यास हैं उसका भी अल्फ्रेड वैगनर उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं सर जिससे हम अल्फ्रेड वैगनर की टिलाइट क्या बताया उन्होंने? एक टिलाइट शब्द का प्रयोग किया, वो क्या था? जी सर, पार्डन सर। टिलाइट सॉरी सर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है कि एंडीज पर्वत भी उसी प्रकार से बना है जैसे हिमालय पर्वत बना है, और रोकीज पर्वत भी कुछ उसी प्रकार से निर्मित हुआ है। इनके निर्माण में मूल अंतर क्या देखते हैं आप? सर, वैसे तो दोनों जो है वलन सिद्धांत के अनुसार ही हैं, भूसन्नति के सिद्धांत के अनुसार ही हैं, और ऐसे में अंतर मैं स्पष्ट नहीं हूँ सर कि दोनों में अंतर क्या है। भारत में मॉनसूनी जलवायु पाई जाती है। मॉनसून को प्रभावित करने में एक उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा का भी रोल माना जाता है, सुना है आपने उसके बारे में? जी सर। बताइए जरा वो क्या है। सर, जेट धारा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और हमारा जो पामीर की गांठ है वो उसको प्रभावित करती है, और वहाँ से वो जो है जब चलती है तो उसकी दो शाखाएं हो जाती है, जो पामीर के गांठ के उत्तर से और दक्षिण से निकलती है, और दक्षिण से जब वो राजस्थान हमारे भारत में प्रवेश करती है तो वो उत्तरी और पश्चिमी इलाके से प्रवेश करती है, लेकिन मैदानी क्षेत्र नहीं, आप शायद सही से सुने नहीं। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय मॉनसून को जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है, सुना आपने? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा। सॉरी सर। अच्छा, राजस्थान में कोई भारी उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग स्थापित नहीं हो पाया, इसका मूल कारण क्या मानते हैं आप? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना और सरकार के निवेश की कमी होना। बाकी भारी उद्योगों में देखें तो सर सीमेंट जो है वो लोहा इस्पात से ज़्यादा अच्छा काम कर पाया है। और क्या कारण है यहाँ सीमेंट उद्योग लग पाया और लोहा इस्पात उद्योग नहीं लग पाया? सर, सीमेंट जो है वो हमारे को जो लेबर प्रधान है उसके अंदर सर हमारे को चूना से जो इसका रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो हमारे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के अंदर पर्याप्त है, और उसके अंदर सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है निजी क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम किया गया है। और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ सर, ब्यावर, वो एशिया का हब बनने के दृष्टिकोण में इसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए मुख्य रूप से कच्चा माल क्या चाहिए होता है? सर, लोहा इस्पात उद्योग के लिए कच्चा जो माल है वो लोहा जो है अयस्क ही है, और अगर इस्पात में हम देखें तो राजस्थान में लोहा अयस्क की उपलब्धि है? जी बिल्कुल है सर। जयपुर में है, मोरिजा बानूल है, दौसा क्षेत्र है, नीमला रायसेला, इसके पर्याप्त है उस उद्योग को स्थापित करने के लिए? जी सर, पर्याप्त है। चलिए ठीक, धन्यवाद जी श्रीमान। प्रशांत जी, आप ब्यावर से संबंध रखते हैं, ब्यावर की स्थापना के बारे में मुझे बताइए कुछ। सर, ब्यावर जो है जॉर्ज डिक्सन साहब ने 1 फरवरी 1836 को बसाया था। ये सर मूलतः अगर हम इसके इतिहास के अंदर जाएं 1 फरवरी 1836 से पहले, तो जो 7वीं शताब्दी के अंदर जो अजयपाल जी जो है चौहान वंश के शासक, जब जैसे ही उन्होंने अजमेर के ऊपर अपना अधिकार किया और अजमेर को बसाया,
तो जो मेर लेकिन जनजाति अजमेर तो शायद 1113 में बसाया गया अजयराज के द्वारा। नहीं सर, अजमेर के ऊपर जब जैसे ही चौहान वंश जो है शाकंभरी से आने करके और प्रयास उन्होंने शुरू किए 7वीं शताब्दी के अंदर, चौहान वंश जैसे आया और अजमेर की स्थापना होनी थी, उस वक्त उन्होंने मेर जनजाति को वहां से खदेड़ करके ब्यावर की ओर फैला दिया। इसी कारण ये क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाया सर। और जॉर्ज डिक्सन साहब जब है यहाँ पर सुपरिटेंडेंट बन करके आए तो उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र की जो पृष्ठभूमि है वो चरागाह वाली है, पशुपालन वाली है, और ये जनजाति जो है किस विभाग में सुपरिटेंडेंट बने हो? सर मेरवाड़ा बटालियन के अंदर सर। मेरवाड़ा अच्छा, बटालियन एफ विल्डर के द्वारा पहले ही स्थापित कर दी गई थी मेर विद्रोह के बाद में 1822 में सर। 1857 की क्रांति में ब्यावर की भूमिका क्या रही? सर 1857 की क्रांति में ब्यावर जो है उसके अंदर नसीराबाद के ठीक पास में था, और इसके नसीराबाद के जो विद्रोह हुआ उसके अंदर ब्यावर में भी जो है चेतना फैली, और 1857 की क्रांति के अंदर सेठ दामोदर दास, सेठ घीसूलाल जाजोदिया, इनका जो विशेष योगदान रहा सर। मेरवाड़ा बटालियन की बात आपने की, क्या उसने भाग लिया? सर मेरवाड़ा बटालियन जो है मूलतः उन्होंने जो मेर जनजाति है उसके ऊपर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से स्थापित की गई थी, और उसको जो है मेरवाड़ा बटालियन ने निश्चित रूप से उसको अंकुश लगाने का ही कार्य किया सर। अंकुश लगाने का कार्य किया। जब हम राजस्थान एकीकरण की बात करते हैं तो अजमेर मेरवाड़ा का जब विलय हो रहा था तो राजधानी बनाने की मांग उठी, जबकि चतुर्थ चरण में राजधानी जयपुर बन चुकी थी। ऐसा क्यों हुआ? वहाँ पर कौन मांग कर रहा था अजमेर को राजधानी बनाने की? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। आपकी अभिरुचि है साइकिलिंग। साइकिलिंग से होने वाले कोई 3 नुकसान बताइए मुझे। सर साइकिलिंग से अगर हम नुकसान की बात करें तो व्यक्ति जो कि अभिरुचि के अंदर अगर ज़्यादा समय लगा दे तो उसका जो समय प्रबंधन बिगड़ सकता है, वो पूरे दिन जो है उसको शौकिया तौर पे काम में ले सकता है। और अगर पूरा दिन अगर व्यक्ति अपने समय में लगाता है, समय प्रबंधन बिगड़ता है, तो उसकी देश के अंदर जो उत्पादकता कम हो जाएगी। और उसके अलावा अगर हम तीसरी अगर कोई बात करूं कि साइकिलिंग से कोई नुकसान अगर होता है तो सर वही अर्थव्यवस्था जो है उसको रोटेट नहीं कर पाएगा, और व्यष्टि सिद्धांत जो है वो परेशान करेगा सर। अगर सारे लोग मिलकर के अगर एक ही तरह के व्यष्टि सिद्धांत के आधार पर सोचने लगें तो वो डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है। दक्षिण भारतीय राज्य अभी बेचैन है क्योंकि परिसीमन की जब से बात चली है बेचैनी बढ़ गई है। परिसीमन की आवश्यकता क्यों होती है और इसको लेकर बेचैनी क्यों है दक्षिण भारत में? जी सर हमने अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82 से परिसीमन अपनाया है। अनुच्छेद 81 जो कहता है वो कहता है एक नागरिक एक वोट और एक मूल्य सिद्धांत है, और एक मूल्य अगर सिद्धांत उसको लागू करना है तो अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग की व्यवस्था की गई है। परिसीमन आयोग 2 प्रकार की व्यवस्थाएं करता है सर। एक तो क्षेत्रों का निर्धारण करता है और दूसरा सीटों की संख्या का निर्धारण करता है, और हर जनसंख्या के बाद में परिसीमन आयोग को ये कार्य कर लेना होता है। 1951 की जनसंख्या के बाद 1952 में, 61 के बाद में 62 में और 71 के बाद में 72 में 3 परिसीमन आयोग आए, और उसके पश्चात आपातकाल के अंदर सर दक्षिण राज्यों ने ठीक है। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया जिसके कारण वैश्विक स्तर पर जो मार्केट है वो धराशायी हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया फैसला उनको बदलना पड़ेगा? सर जो WTO की मूल अवधारणा है जिसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम बहुध्रुवीय विश्व की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं सर, और जिस प्रकार के टैरिफ लगाए गए हैं अंत में जाकर के अमेरिका को उसका नुकसान भी होगा सर। तो निश्चित रूप से अगर संसार के दूसरे जो राष्ट्र हैं वो अगर एकजुट हो जाएं तो टैरिफ जो है ट्रंप को पीछे लेना पड़ेगा सर। चलिए मेरा अंतिम प्रश्न ये है, ब्यावर का एक मेला बड़ा प्रसिद्ध है कोई मेला? बिल्कुल है सर। कौन सा मेला? सर बादशाह का मेला है जो राजस्थान में एकमात्र ब्यावर में ही बढ़ता है, जो कर्नल जॉर्ज डिक्सन साहब की बात की थी सर। 1851 में उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव के दृष्टिकोण से प्रारंभ किया था, और ये अकबर के जो नवरत्न हैं टोडरमल, उन्हीं के नाम के एक व्यापारी थे सर पीरामल टोडरमल, उनको जो अग्रवाल समाज से थे उनको उन्होंने सर जो है बादशाह भी अग्रवाल समाज से बनता है, और जो बीरबल हैं वो भी अग्रवाल समाज से बनता है, और हर साल चैत्र कृष्ण द्वितीया को ये मेला आयोजित होता है। जी सर। एक बात बताइए प्रशांत, आप एक अच्छे टीचर प्रतीत होते हैं। अगर आपको हम प्रशासन में ले आते हैं तो एक बहुत अच्छे टीचर की कमी हमारे शिक्षा विभाग में होगी, आपको नहीं लगता ऐसा? सर आपका मत से मैं सहमत हूँ सर, लेकिन सर व्यक्ति को जो है अपने जो आगे बढ़ने के लिए उसके जो मानव स्वभाव है वो भी उसको आकर्षित करता है सर। क्यों? और दूसरा जो है हम अगर हमारे अनुच्छेद जो है 51 क की बात करें तो मानव अपने जीवन के अंदर सदैव उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे ताकि राष्ट्र जो आगे उन्नति को प्राप्त कर ले।
तो निश्चित रूप से सर वह शिक्षा विभाग में तो कमी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं अपने अनुभवों का लाभ शिक्षा विभाग को दे पाया और क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए को इम्प्लीमेंट कर पाया, तो मैं शिक्षा के साथ साथ दूसरे क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर पाऊंगा। हमारे पास अच्छे प्रशासकों की कमी नहीं है, हमारे पास कमी है अच्छे टीचरों की। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छे टीचर ज़्यादा हैं, एक अच्छे प्रशासक नहीं होंगे। सर अगर मेरे में ऐसी अगर योग्यताएं हैं और सम्मानित बोर्ड अगर इसको देख पाता है तो मैं इस पे फख्र महसूस करता हूं। तो मैं उनको विश्वास भी दिलाता हूं कि अगर मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मौका मिला तो मैं शिक्षा के अंदर जितनी खूबियां मैं खुद के अंदर पाता हूं उससे ज़्यादा अच्छी खूबियां मॉनिटरिंग के अंदर करने का प्रयास करूंगा सर। प्रशांत, ये मीना राजू और गार्गी मंच क्या था? सर मीना राजू मंच जो है मूलभूत रूप से सर कक्षा 6 से 8 के लिए है, जो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, और जो गार्गी मंच है वो 9 से 12 की बालिकाओं के लिए है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद से आता है। दोनों को भी वर्तमान समय में जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद डील कर रही है सर। जैसे बाल विवाह हुए, दहेज प्रथाएं हुई, शिक्षा अशिक्षा, इसके ऊपर मूल इनका फोकस होता है सर। लेकिन हम आज भी बाल विवाह को हम राजस्थान के क्षेत्र में रोक नहीं पाए, इसके कोई कारण बताइए आप मुझे। सर बाल विवाह को अगर हम नहीं रोक पाए हैं तो क्षेत्रीय पिछड़ापन भी मूल कारण है, अशिक्षा भी मूल कारण है, पुरुष प्रधानता मूल कारण है, और कहीं ना कहीं जो बेमेल विवाह ना हो इसलिए जो है, और समाज में जो जातिगत विभाजन है हमारा, उसी जाति के अंदर हमारे को अच्छे वर मिल जाएं, अच्छी वधु मिल जाएं, इसलिए बाल विवाह हो रहे हैं सर। आप मुझे एक बात बताइए, आप प्रशासन में आने के बाद बाल विवाह को रोकने के लिए कौन से काम करना चाहेंगे जो अभी तक नहीं चल रहे हैं? सर अगर मैं प्रशासन में आता हूँ और बाल विवाह को रोकने के लिए प्रयास करता हूँ तो सर मूल जो मैं कारण है उसको सर मैं राधाकृष्ण जो आयोग है 1948 उसने एक सिफारिश दी थी सर कि जो सह शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा के अंदर होनी चाहिए और कॉलेज शिक्षा में होनी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मैं प्रयास करूंगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं माध्यमिक शिक्षा से सह शिक्षा को हटाऊंगा सर। हमारे जो अखबार हैं वो अभी पूरी तरीके से शिक्षक और बालिकाओं की गरिमा संबंधों को तार तार करने के ऊपर भरे पड़े सर। अगर इस प्रकार की घटनाएं और होती रही और बालिका के मन के कैनवास के ऊपर अगर शिक्षक की हैवानियत की तस्वीर छप गई तो वो शिक्षा से दूर हो जाएगी। यही कारण है सर महिला साक्षरता के अंदर राजस्थान निचले पायदान पे खड़ा है सर, और वो ज़्यादा श्रेष्ठ कर उसको बाल विवाह को मानने लगेगी, क्योंकि गुड टच और बैड टच उसने सीखा है। उसने जो स्कूल में उसको बैड टच मिला है सर, उसको वो अपने पति जो बाल विवाह के माध्यम से वो करना चाह रहा है उसके गुड टच को वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी, और अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको इस दलदल में फिर से नहीं घसीट दे, इस प्रकार की घटना उसके साथ नहीं हो जाए, कन्या भ्रूण हत्याएं अपना लेगी सर, और राजस्थान लिंगानुपात में सबसे नीचे खड़ा होगा सर। आपने अभी तक कोई बाल विवाह रोकने में कोई योग्यता दी है? सर मेरे सामने ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है कि जिसमें बाल विवाह हुआ हो, और मैं जहाँ पोस्टेड हूँ उस ग्रामीण इलाके के अंदर भी बाल विवाह नहीं होते हैं, क्योंकि ब्यावर के ठीक पास होने के कारण शिक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा आगे है सर। एक बात बताइए, अभी लॉजिस्टिक नीति पास की है राजस्थान सरकार ने जी। क्या है वो लॉजिस्टिक नीति? सर राजस्थान सरकार ने अभी लॉजिस्टिक नीति जो है हाल ही में 2025 के अंदर पारित की है। वो सर कोल्ड स्टोरेज को आगे बढ़ाना लाना। क्या ये पहली नीति है? इससे पहले भी कोई नीति लॉजिस्टिक को लेकर आई थी? जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये राजस्थान सरकार की पहली नीति है सर, और इसके अंदर जो है आकर्षक सुविधाएं दी गई हैं, भू रूपांतरण शुल्क में 100% छूट दी गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में, स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट दी गई हैं, और ग्रीन इंसेंटिव के अंदर जो है 12.5 करोड़ की अधिकतम जो कैपेसिटी के साथ लागत जो प्रोजेक्ट है उसका 50% तक छूट दी गई है सर। तो इस प्रकार से लॉजिस्टिक के अंदर हम बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे, हमारे इनलैंड जो कंटेनर्स विकसित होंगे, ट्रक की पार्किंग्स विकसित होंगी, और जो रिको एरिया है उसके अंदर 10% जो है एरिया जो अधिकतम 10 एकड़ हो सकता है, वहां पर लॉजिस्टिक पार्क को इस नीति के अंदर लागू किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, अब साइकिल करते हुए कोई भी ऐसे 5 काम बताइए जो आप कर सकते हैं। सर साइकिल करते हुए सबसे पहला जो काम होता है वो सर, मैं विचारों की जो है आवक होती है, तो मैं जो अगर साइकिलिंग करूं तो अपने बीते कल की समस्याओं का समाधान उसमें ढूंढ लेता हूं, और आने वाले कल का बेहतर जो है प्रबंधन कर लेता हूं। उसके अलावा दूसरा संक्षेप में बताइए। सर मैं सबसे बेस्ट काम है समय प्रबंधन कर लेता हूं, और समय प्रबंधन होने के कारण वो बहुत सारी चीजें वैसे ही हल हो जाती हैं सर। कोई भी 5 काम। एक आपने समय प्रबंधन कहा, समीक्षा कहा, तीसरा हुआ सर कि पर्यावरण जो है उसका आनंद ले पाता हूँ, मैं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टिकोण से आगे बढ़ पाता हूँ, और दूसरा मैं ऊर्जा संरक्षण का कार्य कर लेता हूँ। अगर मैं उसी अनुपात के अंदर अगर कोई गाड़ी चला रहा होता तो दूसरा नुकसान हो जाता सर। ध्वनि प्रदूषण को रोक लेता हूँ कि उसके किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, और इसके अलावा सर मैं साइकिलिंग करते वक्त ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को समस्याएं हो जाएं और मेरी कोई टक्कर हो जाए सर। चलिए प्रशांत, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सर। मे आई कम इन सर? आइए।
बैठिए। थैंक यू सर। प्रशांत, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर सो क्यों, क्या कमी लगी आपको? सर मुझे एक मूल कमी जो मेरे अंदर लगी, और कुछ मैं अपने डेफ के अंदर लेक्चरर में किस सब्जेक्ट से हूँ वो नहीं लिख पाया, तो सर का जो फोकस है वो ज्योग्राफी पर ले गया। ज्योग्राफी मैंने 2009 के। क्या पढ़ाते हैं आप अभी? सर मैं इंग्लिश से हूँ सर। अच्छा, इंग्लिश से हाँ, हैं। मुझे फिर लगा कि जैसे ही मुझसे इंग्लिश का सवाल नहीं पूछा गया, सर मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ। हाँ हाँ, आप कंफर्टेबल हो जाइए। तो नहीं लगा, तो मुझे लगा कि सर मुझे शायद लेक्चरर ज्योग्राफी की तरफ से ही ले नहीं गए नहीं, हैं। आप हाँ, लेकिन सर मैं अल्फ्रेड वैगनर जो है उसकी सारी चीज़ें नहीं बता पाया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा ज्योग्राफी पे ध्यान और देना चाहिए ताकि मैं सबसे सही जा पाऊँ। और कुछ जो आपका सम्मानित बोर्ड है उसके मुझे कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे। आपने ऐसी जो चीज़ें थी जो किसी चीज़ का नेगेटिव हो सकती हैं, सीधा प्रश्न ही वो पूछा कि साइकिलिंग करते करते ऐसे कोई 5 कारण बताइए कि जो आप काम कर लेते हैं। अगर मैं उसमें कुछ और ऐड ऑन करता, तो जैसे मैं कहता मैं दोस्तों से फ़ोन पे बात कर लेता हूँ, तो बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट जाता। सर ने भी एक नेगेटिव चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था, मैं मिस कर रहा हूँ कि, तो मुझे ऐसा लगा कि हमें किसी चीज़ के सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक पहलू को भी मुझे तैयार करके आना देखिए चाहिए। प्रशांत, एक बात समझिए कि ये ना ज्ञान का टेस्ट नहीं है। आप ज्ञानी हैं, आपने प्री और मेंस में ये साबित कर दिया है। ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। हम भी एक टीचर हैं। हमें ऐसा महसूस हुआ कि एक टीचर बनने के बाद आप लगभग 2012 से सर मैं 12 से आप टीचिंग कर रहे हैं भाई। जी। आपके पास अच्छा खासा लंबा चौड़ा अनुभव है। आप मुझे एक चीज समझाइए कि वो टीचर्स में जो एक डिक्टेटरशिप वाली बात आती है, जो टीचर्स में कमांडिंग वाली बात आती है, एक लीडर वाली बात आती है, वो आपके अंदर एप्टीट्यूड में दिखाई दी। वेरी गुड। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसा लगने लगता है कि शायद आपके अंदर वो एरोगेंस भी है। आप समझ रहे हैं बात को? जी। तो आप अगर उस एरोगेंस को सामने वाले तक ना पहुंचने दें तो एक तरीका ढूंढिए। और वो तरीका हमें ऐसा लगता है कि किसी भी प्रश्न का अगर आपको मान लीजिए कि उत्तर आता भी है, क्योंकि आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, एक आधे प्रश्न में आप माफी मांग लीजिए, विनम्रता दिखा दीजिए। आप ये साबित कर दीजिए कि आप एक विनम्र व्यक्ति भी हैं, आप एक शांत व्यक्ति भी हैं। आपको किसी को साबित नहीं करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है सामने वाले व्यक्ति को। आप नॉलेजेबल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट में बहुत महारती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू। लेकिन आप जब एक प्रशासन में जाते हैं तो आपको एक टीम हैंडल करनी होती है, स्टूडेंट्स हैंडल नहीं करने होते हैं। आप समझ रहे हैं? स्टूडेंट्स को हैंडल करना और टीम को हैंडल करने में बहुत अंतर है। जी। वहां डायलॉग्स होते हैं जहां टीम हैंडल होती है, स्टूडेंट्स को हैंडल करने में मोनोलॉग्स होते हैं। जी। आप समझ रहे हैं? जी। सिर्फ आप ही बोलते हैं, बच्चे सुनते हैं। लेकिन जब हम टीम हैंडल करते हैं तो डायलॉग्स होते हैं जहां हम दूसरों के भी सुनते हैं, दूसरों को भी समझते हैं, उनको भी जगह देते हैं, सहज महसूस कराते हैं कि वो आपकी लीडरशिप में एकदम सहज हैं, उनको भी सुना जाएगा। तो ये मुझे कहीं ना कहीं आज मुझे नहीं, पूरे बोर्ड को ऐसा लगा कि उसका अभाव मुझे लगा। सर मुझे क्या क्या सुधार करना चाहिए इसमें? इसीलिए आप यहाँ हैं, इसीलिए मैं कमियां ढूंढ रहा था आप में। मुझे कोई कमी नहीं मिली, सिर्फ एक कमी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप के अंदर का जो टीचर है ना, जैसे आप प्रश्न सुनते हैं वो टीचर जाग जाता है। तभी मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं, प्रशासन में आने की क्या जरूरत है? प्रशासन में अच्छे अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन हमारे देश में अच्छे टीचर्स की कमी है। आप समझ रहे हैं ना? मेरे सवाल ये पूछने का तात्पर्य यही था कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो डायलॉग वाली जो प्रवृत्ति है वो कम है, मोनोलॉग वाली जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा है। आप समझ रहे हैं? संक्षेप में आंसर दीजिए। यहां पर किसी को एक्सप्लेन नहीं करना। सामने वाले को पता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके किसी उत्तर से उसका क्या प्रभाव होगा। आप सिर्फ उत्तर दीजिए। आपको कहना है कि सर हाँ सर मैं सोच सकता हूं। क्या सोच सकता हूं जरूरी नहीं है। हमें 20 शब्दों का आंसर नहीं लिखना है, हमें 50 शब्दों का आंसर नहीं लिखना है। सर हम सोच सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, अपनी आत्मसमीक्षा कर सकते हैं। जितना आप संक्षेप में उत्तर देंगे हम आपसे उतने सवाल पूछ पाएंगे और आपके बारे में उतना जान पाएंगे। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, शॉर्ट एंड कंसाइज में चलना है। शॉर्ट एंड कंसाइज। जितना समराइज आंसर होगा उतना आपसे बात करने का और मन करेगा।
आप इतने इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं कि आपसे और बात करने का मन है, थैंक यू सर। है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक विनम्र भी हैं, ये बात भी आप बोर्ड को कहीं ना कहीं एक ना एक इशारे से बता दीजिए। थैंक यू आपको लगता है कि सर ज्योग्राफी आपका फोटे नहीं है, आपको लगता है कि ज्योग्राफी में आपने उतनी महारत हासिल नहीं की, लेकिन आप उसे ऐसा चैलेंज ले गए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, मैं जवाब दूंगा। आप आराम से कह सकते थे सर इस विषय का सर मैं ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है, हाँ अगर आप कहेंगे तो मैं गैस दे सकता हूँ। ये चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए। ये ऐड ऑन, इससे क्या होगा, आपकी विनम्रता, आपके धरातल पर आप व्यक्ति हैं, धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बहुत ग्राउंडेड व्यक्ति हैं, ठीक है ना, एक पोलाइट व्यक्ति हैं, आपके अंदर वो कमांडिंग, टीचर्स वाली कमांडिंग वाली जो एटीट्यूड है, उससे बाहर भी आपकी एक पर्सनालिटी है। जी सर। वो स्वाभाविक है, वो टीचिंग वाली जो हैबिट है वो कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव में आ जाती है, वो दिखने भी लगती है। आप इतने अच्छे कैंडिडेट हैं, मुझे लगता है कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। थैंक यू सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन ऐसा हो कि ये आखिरी इंटरव्यू हो आपका, आप सीधा RAS लगे, कोई एलाइड सर्विसेज में ना जाए। और अगर ऐसा होगा तो वो होगा आपके इंटरव्यू के वो चेरी मार्क्स जो आप इंटरव्यू बोर्ड से छीन सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेरी नॉलेज से बातें नहीं शॉर्ट और छीनेंगे। कंसाइज हो। नॉलेज से नहीं छीनेंगे, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट ही नहीं है, ये किसका टेस्ट है, पर्सनैलिटी का। और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए नॉलेज एक माध्यम हो सकता है, लेकिन नॉलेज सब कुछ नहीं है। क्वेश्चन आंसर एक माध्यम है आपसे बातचीत करने का। आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉलेजेबल नहीं है। हम पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि आपको सब कुछ पता हो, बिल्कुल, है ना। लेकिन हमें आपकी पर्सनैलिटी को देखना है। और पर्सनैलिटी कैसे देखेगी, जब आप छोटे छोटे कुछ ऐसे कृत्य करेंगे, कुछ ऐसे आप एक्शंस देंगे जिसकी वजह से हमें पता लगे कि यू आर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। समझ गए ना आप? जी। तो मैं एज अ फीडबैक आपको ये चीज़ दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको थोड़ा सा अपने आप को विनम्र भी बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत है, टीचर्स की एटीट्यूड से बाहर आकर एक एज अ स्टूडेंट बनने की ज़रूरत है। जब आप वो बनेंगे तो आपका इंटरव्यू 5 नंबर और बढ़ जाएगा। और 5 नंबर का मतलब आप ये मान के चलिए कि रैंक भी आ सकती है। आप समझ गए? जी। चलिए, आपको कोई सवाल आपके मन में हो? सर अक्सर जो है ये पूछा जाता है परिचय। तो सर जो है परिचय जैसा मैंने दिया कि कक्षा 10 2004 से यहाँ से और यहाँ से, मैंने जगह का प्लेस का उल्लेख नहीं किया। ठीक है। तो क्या ज़्यादा बेहतर है कि हम बताए ही नहीं कि हमने कक्षा 10 किस शहर से की? हाँ, देखिए ऐसा होता है कि अगर आप उस विषय में चाहते हैं कि वो सवाल पूछें, तो सर उसकी मूल भावना भी तो डिस्टर्ब हो रही है कि मैंने मेरी पहचान उजागर कर दी कि मैंने ब्यावर से किया है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, इंटरव्यू एक आपके जीवन का सफर है, जहां पर एक मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं और हम पीछे बैठे हैं। जहां जहां आप जीवन के कोने में लेकर जाएंगे वहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे और जाएंगे। मुझे भी ज्यादा कंफर्टेबल है सर, जैसे ही ब्यावर के अंदर पहुंचे मैंने वो आप सीमेंट का हिंट देकर के सर को वहां के लिए किया, तो मुझे ठीक लग रहा है अगर मैं ब्यावर ऐड ऑन कर पाऊं तो। ऐड ऑन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर कंफर्टेबल जोन है आप ऐड ऑन कीजिए, आप कंफर्टेबल लग भी रहे थे। संवाद करते समय प्रश्न आपने किया लेकिन मेरी तरफ हाँ, देख आई रहे हैं। कांटेक्ट थोड़ा सा, आई कांटेक्ट बहुत गड़बड़ है, उसको थोड़ा सा ध्यान में जरूर अब रखिएगा। बात मैं आपसे कर रहा हूं और आप वहां देख रहे हैं, तो शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मेरे ऊपर, आपको किसी ने कह दिया है शायद कि सबसे आई कांटेक्ट बस इसीलिए सर। नहीं, उसका टाइम फ्रेम रखिए, टाइम फ्रेम रखिए। आप जहां मेरी नजरें इधर उधर हो रही हैं उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में तीनों से एक बार आई कांटेक्ट मिला लीजिए। बहुत लंबे समय तक मिलाने की जरूरत नहीं है। जिससे आप बात कर रहे हैं आप उससे आई कांटेक्ट मिला के बात कीजिए। आप इसे व्यवहारिक रूप से समझिए। जब आपसे कोई बात करेगा और कहीं और देखेगा तो आपको क्या लगेगा कि वो आपको बात को लेकर या आपसे बात करने को लेकर सीरियस नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। आप समझ रहे हैं ना जी। तो इसकी लॉजिक को समझिए। जब आप मुझसे बात कर रहे हैं या सर से बात कर रहे हैं या सर से बात कर रहे हैं तो आप उनसे आई कांटेक्ट मैच कीजिए और इनसे हल्के से चुरा कर सेकेंडों से हमसे भी एक बार मिला लीजिए, अगर हम आपको देख रहे हैं तो। नहीं तो आपको सारा कॉन्सेंट्रेशन सर के पास होना चाहिए या मेरे ऊपर होना चाहिए या इनके ऊपर होना चाहिए, जो आपसे बात कर रहे हैं उन पर होना चाहिए। जी सर, ये हमें लगता है ऐसा। बाकी अब बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे टीचर्स की ज़रा ज़रूरत है। सर मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि जैसे साइकिलिंग के नुकसान बताइए सर ने, तो वो मुझे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। करिए, स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको जवाब देने चाहिए।
जी। और फिर उसमें जब बाउंडेशन डाल दी जाएगी 5 बताइए 3 बताइए तो वहाँ फिर जो है बैकफुट पे आ जाता है व्यक्ति सर। हमारा यही काम है सुबह से। जी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।